अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन जमान पाशा। आज की वीडियो में तीन बहुत सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है, इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। इजराइल ने ईरान के खिलाफ किन हथियारों का इस्तेमाल किया, किन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, वो आज के टॉपिक में डिस्कस होगा। सेकंड टॉपिक है, ईरान में इजराइल के कौन कौन से जासूस मौजूद हैं और अब ईरान के पास इजराइल के खिलाफ कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। थर्ड हमारा टॉपिक है कि जब ईरान इजराइल के खिलाफ रिटेलिएशन करेगा तो रिटेलिएशन के वक्त वो किन हथियारों का इस्तेमाल करेगा, उसके पास कौन सी ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं कि इजराइल पनाह मांगेगा। आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि ईरान के खिलाफ इजराइल का हमला बहुत जानलेवा साबित हुआ। ईरान के बड़े बड़े जनरल्स को असैसिनेट कर दिया गया इसराइल की तरफ से। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सुबह से ये खबरें आ रही थी कि चीफ ऑफ स्टाफ ईरान के इस हमले में शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ ईरान के कमांडर इन चीफ वो भी इस हमले में शहीद हो गए। एक बहुत बड़ी फोर्स है ईरान की, अल-कुद्स फोर्स, उनके चीफ को भी शहीद कर दिया गया है। सारे एटॉमिक साइंटिस्ट जो थे उनको भी असैसिनेट कर दिया गया है। नोबडी नोज कि ये तमाम लोग एक ही बिल्डिंग में, एक ही बंकर में मौजूद थे या फिर इन्हें अलग अलग टारगेटेड ऑपरेशन के अंदर निशाना बनाया गया है। ये प्रोसेशन स्ट्राइक थी, बहुत ही नपी तुली स्ट्राइक थी जिनका इस्तेमाल किया गया इसराइल की तरफ से। और बाकायदा इसराइल ने मोसाद के एजेंट्स की वीडियो शेयर की है जिसमें मोसादी एजेंट्स वेपन्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, गाइडेड मिसाइल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं इसराइल ईरान के खिलाफ। और प्रोफेशन के साथ ये स्ट्राइक्स हुई हैं। जिस फ्लैट को निशाना बनाना था सिर्फ उसी फ्लैट को निशाना बनाया गया। आपके सामने ये तस्वीर भी मौजूद है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ एक फ्लैट को निशाना बनाया गया, बाकी पूरी इमारत मौजूद है लेकिन एक फ्लैट जो था उसको प्रोसेशन के साथ टारगेट किया गया विद इन द ईरान। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई जहाज आया और उन्होंने स्ट्राइक किया, ईरान के अंदर से मोसाद ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। उसके जो एजेंट्स ईरान की रग रग में घुसे हैं, पेवस्त हो गए हैं। गद्दारों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसकी बुनियाद, जिनकी मदद से उन्हें सारी जो लोकेशंस था उनके बारे में इल्म था कि कौन सा शख्स इस वक्त किस जगह पे मौजूद है। बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन किया गया, टारगेटेड ऑपरेशन था जिसमें टारगेटेड लोगों को निशाना बनाया गया। 6 साइंटिस्ट को असैसिनेट कर दिया गया। चीफ ऑफ स्टाफ ईरान के वो असैसिनेट हो गए, शहादत का दर्जा पाया उन्होंने। अल-कुद्स फोर्स का, ईरान की जो अल-कुद्स फोर्स है उनके चीफ को असैसिनेट कर दिया गया। इसके साथ साथ पासदारान इनकलाब के चीफ को भी असैसिनेट कर दिया गया और बहुत से बड़े बड़े जो इनके जनरल्स थे उनको निशाना बनाया गया। वक्त के साथ साथ चीजें और अनफोल्ड होंगी, पता चलेगा किस तरीके से इसराइल ने एक प्रोसेशन के साथ स्ट्राइक की और ईरान को नफातुला नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने इस अटैक में किन चीजों का इस्तेमाल किया। ईरान ईरान के खिलाफ इसराइल ने उर्दन की एयर स्पेस इस्तेमाल की। उर्दन से होता हुआ इराक की बाउंड्रीज को कवर करता हुआ F-16 तैयारे, F-15 तैयारे, F-35 तैयारे जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिका के जहाज है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जहाज है जो कि रडार सिस्टम कैच ही नहीं कर पाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को। इसके साथ साथ मोसाद के जो एजेंट्स थे उन्होंने ईरान के अंदर रहते हुए जो ड्रोन्स थे इसराइल से वो स्मगल किए ईरान के अंदर और फिर वहां से जो लॉन्च किया ऑपरेशन। तो ईरानी डिफेंस सिस्टम को टारगेटेड निशाना बनाया गया, जिसके बाद इसराइल ने ईरान की एयर स्पेस को ब्रीच किया या नहीं किया, या इराक में रहते हुए ही उन्होंने स्ट्राइक की ईरान के ऊपर। लेकिन ये हमला जो था, 100 डिफरेंट टारगेट्स को लॉक किया गया ईरान की तरफ, इसराइल की तरफ से। और ईरान को एक बहुत ज्यादा खतरनाक रात का सामना था, एक बहुत ज्यादा नुकसानदेह अटैक का सामना करना पड़ा जिसके नतीजे में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत को असैसिनेट कर दिया गया। हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि ईरान के अंदर इसराइल के कौन कौन से जासूस मौजूद हैं और ईरान के पास अब कौन सी ऐसी चीज है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनकी बुनियाद पे ईरान इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, रिटेलिएट कर सकता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये बात तो अब एक स्टैब्लिश फैक्ट है, ये तो अब एक नौश्ता दीवार है कि ईरान के अंदर बड़े पैमाने पे इसराइल के एजेंट्स मौजूद हैं। वो पैसे की बुनियाद पे, वो किसी भी बुनियाद पे इसराइल का साथ देते हैं। इसके साथ साथ जो खामनाई रजीम है उसके खिलाफ भी सेंटिमेंट्स हैं।
उन सेंटिमेंट्स को यूटिलाइज किया जाता है और ईरान के खिलाफ उन सेंटिमेंट्स को यूज किया जाता है इसराइल की तरफ से। उसका नतीजा ये निकलता है कि जो ईरानी सोल्जर्स हैं या जो उनकी सीक्रेट सर्विसेज हैं उनके कुछ लोग जरूर इसमें शामिल हैं। अगर वो शामिल ना होते तो इतना प्रिसाइज अटैक नहीं हो सकता था कि ईरान की आर्मी चीफ को शहीद कर दिया जाए, पाकिस्तान इनकलाब के चीफ को शहीद कर दिया जाए, उनके एयर एयर मार्शल जिन्हें एयर मार्शल कहा जाता है उन्हें शहीद कर दिया जाए। हालांकि ईरान की जो एयरफोर्स है वो बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी उन्हें शहीद कर दिया जाता है। बड़े बड़े जितने भी अकाबरीन थे जो कि डिसीजन लेते ईरान के इसराइल के खिलाफ अटैक करने का, उन तमाम ही लोगों को असैसिनेट कर दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि जो लोग बहादुरी का दावा करते थे आज वो मौजूद नहीं है। ये बात उन्होंने ईरानी आर्मी चीफ के बारे में, ईरानी सुप्रीम कमांडर के बारे में और बहुत से लोगों के बारे में कही है, जिन लोगों के बयान रिकॉर्ड तो मौजूद है जो कि ये कहते थे कि अगर इसराइल ने अटैक किया ईरान पर तो ईरान की तरफ से जहन्नुम का नजारा कराया जाएगा इसराइल को। हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि अब ईरान के पास ऐसे कौन से ऑप्शन मौजूद है जिसकी बुनियाद पे वो इसराइल से रिटेलिएट कर सकता है। क्योंकि इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि अब वो हमले रोकेगा नहीं, बल्कि जब तक अटैक करता रहेगा जब तक वो न्यूक्लियर जो इसकी ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको पूरा खत्म जमी बोस ना कर देंगे। तो इसके बुनियाद पे एक शेर भी आता है कि जालिमों, ये शेर ईरान की तरफ से इसराइल के लिए है कि जालिमों अपनी किस्मत पे नाजाना हो, वक्त दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। जालिमों अपनी किस्मत पे नाजाना हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा हमारी दुआ, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। तो इंशाल्लाह एक वक्त जरूर आएगा जब मुस्लिम उम्मा यकजा हो जाएगी, जो कि अभी नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से उर्दन का एक भयानक किरदार सामने आया है ईरान के खिलाफ कि उसने अपनी एयर स्पेस भी इस्तेमाल करने दी F-16 F-35 जहाजों को, और बाकायदा रिफ्यूलिंग की गई है, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान कम से कम 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको कवर करके इसराइल ईरान तक आया था और इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था। तो उसके लिए जरूरी था कि उसके तैयारों की रिफ्यूलिंग की जाए, और रिफ्यूलिंग के लिए जरूरी है कि एयर स्पेस को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने दिया जाए, और तभी जहाजों की रिफ्यूलिंग हो सकती थी। या फिर जो है वो किसी उसकी एयर बेस पे उतारा जाता उन जहाजों को। एयर बेस पे तो ये जहाज नहीं उतरे होंगे, हवा में इनकी रिफ्यूलिंग की गई होगी। तो ये रिफ्यूलिंग जरूर बिल जरूर या तो उर्दन की एयर स्पेस में की गई है या इराक की एयर स्पेस में की गई है। अब बहुत सी चीजें फिलहाल पर्दे में वो कुछ दिनों बाद सामने आएंगी, और मुसलमानों का जो भयानक किरदार अपने ही भाइयों के खिलाफ है वो भी दुनिया देखेगी। तो हम आपको बताते चलें कि ईरान के पास जो दो ऑप्शंस हैं, एक तो है ड्रोन्स का ऑप्शन जो कि उसने रशिया को दिए थे यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। वही ड्रोन वो इस्तेमाल कर सकता है इसराइल के खिलाफ। लेकिन इसमें मसला ये है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान इतना बड़ा बॉर्डर नहीं था, इतनी दूर मार फासले नहीं थे जितने ईरान को रशिया इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। ईरान जब अपने ड्रोन इस्तेमाल करेगा इसराइल के खिलाफ तो उसे बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। बीच में उड़ान है इराक है, और बीच में ये भी उन्हें इंटरसेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज आपने देखा है खबरों में आ रहा है कि इसराइल के उर्दन ने ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। तो ये जरूर ईरान को देखना पड़ेगा कि अब ये किस तरीके से होता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का है। ईरान ये दावा करता है उसके पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि उसने रशिया की मदद से बनाए हैं और कोरिया की मदद से बनाए हैं। अगर तो ये दावा सच्चा है, जो कि अभी कुछ घंटों में साबित भी हो जाएगा अगर ये सच्चा है, तो इसकी बारिश हम देखेंगे ईरान की तरफ से इसराइल पर। जब ये बारिश होगी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक होंगे, तो इसराइल कयामत का मंजर देखेगा। और हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह इसराइल कयामत का मंजर देखे कि जब ईरान भरपूर तरीके से रिटेलिएट करेगा और ये इसराइल को नाको चने चबवा देगा। हमारी दुआएं ईरान के साथ है। इसके बाद हम तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और तीसरा ऑप्शन ये है कि तो जो हमारा तीसरा टॉपिक था जिसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले थे कि ईरान कौन कौन सी टैक्टिक्स यूज करेगा, तो हमने वो सेकंड में मिला जुला के कवर करने की कोशिश की। हम दोबारा आपको बताते चले कि ईरान की जो एयर फोर्स है वो ना होने के बराबर है। इसकी वजूहात है 1979 से ही ईरान के ऊपर सैंक्शन से, जिनकी वजह से उनकी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके अंदर इतनी तरक्की नहीं हो सकी। यूरोप ने उसे अपने जहाज नहीं दिए, और दुनिया के किसी भी मुल्क से उसे प्रॉपर जहाज नहीं मिल सके। पुराने जहाज है उसके पास मिग 29 टाइप के जो अभी तक वो चला रहा है जो दूसरे ममालिक,
ग्राउंड कर चुके हैं, लेकिन ईरान अभी तक उन तैयारों को यूज कर रहा है और बस गुजारा कर रहा है। तो अब अंदाजा लगाएं कि फिलहाल ईरान के पास कोई एयरफोर्स राइट नाउ मौजूद नहीं है जो कि इसराइल का मुकाबला कर सके या उसको टफ टाइम भी दे सके। तो सेकंड ऑप्शन जो हमने बताया था आपको कि उसके पास क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक है, उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसराइल के लिए अगर उसको प्रोफेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए और एक्यूरेट उसके जो रिजल्ट हो और जाके वो टारगेट को अचीव करे। तो इसराइल 2-3 रातें बहुत खतरनाक देखने वाला है। वक्त के साथ चीजें अनफोल्ड होंगी और पता चलेगा कि ईरान की कितनी कैपेबिलिटी है मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो वो चीजें आप लोगों को वक्त के साथ पता चलेंगी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है वो ये है ड्रोन्स के साथ साथ कि जो नेवल फोर्स है ईरान की वो कदरे बेहतर है, तरह उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इसराइल के खिलाफ। लेकिन मसला ये है कि अगर उसको यूटिलाइज किया जाएगा तो अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है वो और आगे आ जाएगा ईरान की तरफ, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल की सपोर्ट करता है। खुल के सामने आ गया है अमेरिका कि वो ईरान के खिलाफ इसराइल को सपोर्ट करेगा। लेकिन इस ब्लॉक के अंदर रशिया और चाइना भी है जिसने ये दावा किया है, जिसने जो चाइना ने आज ये बयान दिया था कि हम इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं। तो आईब्रो रेज होती है कि चाइना का क्या किरदार होगा, रशिया का क्या किरदार होगा। हम उम्मीद करते हैं कि रशिया और चाइना एक भरपूर किरदार अदा करेंगे और इस दहशतगर्द इसराइल को लगाम डालेंगे। और ईरान भरपूर हमला करके इसराइल को निस्तो नाबूद ना कर सका तो कम से कम इतना डैमेज जरूर देगा कि 10 से 15 साल तक के लिए वो सर न उठा सके। दोनों मुल्कों की बका की जंग है, या तो आयतुल्लाह खामनई रिजीम रहेगी या नेतन्याहू रिजीम रहेगी। जो भरपूर रिजल्ट देगा, जो भरपूर हमला करेगा, जो दूसरे मुल्क को भरपूर रिटेलिएट करेगा, वो रिजीम रहेगी। अगर ईरान भरपूर हमला करता है, इसराइल को टफ टाइम देता है, इसराइल को सख्त नुकसान पहुंचाता है, तो खामनाई रिजीम बरकरार रहेगी और उनको कोई खतरा नहीं होगा। अगर वो सही से हमला ना कर पाए, भरपूर जवाब ना दे पाए, तो खामनाई रिजीम को खतरा है कि रिजीम चेंज कर दिया जाए ईरान को कमजोर करने के बाद इसराइल और अमेरिका की तरफ से। लेकिन अगर ईरान भरपूर हमला करता है, रिटेलिएट करता है और इसराइल को नाकुशानी चमवाता है और भरपूर जवाब देता है, तो फिर आप ये सोच लें कि नेतन्याहू पे जो प्रेशर है इस वक्त उसकी ओपोजिशन की तरफ से, तो ये रंग लाएगा और इसका नतीजा ये निकलेगा कि नेतन्याहू का जो इक्तदार है, एक लंबा इक्तदार है, जो उसकी दहशतगर्दी है, वो इख्तिताम को पहुंचेगी। तो हम दुआ करते हैं कि जो भी इस जंग का नतीजा निकलेगा वो उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन निकले। आप लोगों की दुआ इसके अंदर दरकार है। कोशिश करें कि उम्मत मुस्लिमा अपने फिरका वारियत को छोड़ के मुसलमान यकजा हो जाएं और इस दहशतगर्द से यूनी रियासत के खिलाफ भरपूर इकदाम करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।